नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई बुक में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। क्या है दोस्तों? जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। मेरे प्यारे भाइयों, जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम वो होता है हमें जीवन जीने की जितनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, हमें इस संसार में रहने के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जितने प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, जीवन जीने की प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। हमें इस संसार में रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जितनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया? जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमारा जो पहला है पोषण। क्या पहला है? हमारा पोषण। दूसरा है श्वसन। क्या? दूसरा श्वसन। तीसरा वहन या परिवहन भी कर सकते हैं, तीसरा वहन। और चौथा क्या है? उत्सर्जन। समझ में आया दोस्तों? जैव प्रक्रम समझ में आया? आइए अब देखते हैं हमारा पहला, इसके अंदर जैव प्रक्रम के अंतर्गत आइए देखते हैं पहला पोषण। क्या दोस्तों? पोषण। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, पोषण। क्या? पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है दोस्तों? पोषण क्या होता है? हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के रूप में पोषक तत्वों को अंदर लेते हैं, उन्हीं पोषक तत्वों का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के रूप में हम क्या ग्रहण करते हैं? पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पोषक तत्वों का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। देखिए दोस्तों, भोजन करने के बाद पोषक तत्वों का ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पोषण कहलाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? पोषण टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जो पोषण होता है कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? जो पोषण होता है दोस्तों, जो पोषण होता है मेरे प्यारे भाइयों, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है स्वपोषी पोषण। क्या होता है? पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। क्या? पहला जो होता है वह होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण को ही विषम पोषी पोषण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? स्वपोषी पोषण क्या होता है दोस्तों? स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? यह स्वपोषी पोषण में प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया? जो स्वपोषी पोषण होते हैं या किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे हमारे पेड़ पौधे हो गए। क्या? पेड़ पौधे दोस्तों, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं उत्पादक। समझ में आया दोस्तों? क्या कहते हैं? उत्पादक। आइए दोस्तों, ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा हमारा है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण को ही विषम पोषी पोषण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? परपोषी पोषण जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम लोग जो परपोषी पोषण है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। समझ में आया दोस्तों? ये किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, अनाजों पर निर्भर रहते हैं। शेर चीता है, ये किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं। सांप है या मेढक के ऊपर निर्भर रहता है। समझ में आया दोस्तों? ये परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। जो परपोषी पोषण होते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपभोक्ता कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? पोषण हम लोग
भोजन करते हैं, भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्वों का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो जाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण जो होता है वह दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। और परपोषी पोषण जो किसी दूसरे जीव पर या किसी और चीज पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसके अंतर्गत मान लीजिए, इसके अंतर्गत मनुष्य से ऐसे तमाम हैं, आप लोग जानते ही हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम बताते हैं परपोषी पोषण के अंतर्गत क्या कौन कौन से जीव आते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाकर शेयर करें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। दोस्तों, जो परपोषी पोषण होता है, जो परपोषी पोषण होता है, इसमें कितने प्रकार के जीव आते हैं, मतलब इसमें कितने प्रकार के जीव आते हैं, कैसे जीव आते हैं, समझ में आता है दोस्तों? आइए देखते हैं। इसमें जो होता है पहला शाकाहारी। क्या? शाकाहारी। शाकाहारी जीव होते हैं जो सिर्फ साग सब्जी घास फूस खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? जो साग सब्जी घास, सिर्फ साग सब्जी और घास का सेवन करते हैं, साग सब्जी और घास ही खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? जैसे गाय, भैंस, बकरी। दोस्तों, शाकाहारी जीव क्या होते हैं? जो सिर्फ साग सब्जी और घास फूस को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया। आप लोग के यहाँ गाय भैंस होगी तो आप लोग वहाँ पर देखते होंगे सिर्फ वो कूटी और कबार ही खाते हैं। समझ में आया दोस्तों? बकरी भी सिर्फ पत्ते खाती है, घास भी खाती है। समझ में आ गया दोस्तों? आइए इसमें हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या है? मांसाहारी, जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं। मांसाहारी जीव क्या होते हैं? मांसाहारी जीव क्या होते हैं? जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? जो सिर्फ मांस को खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से जीव आते हैं? इसके अंतर्गत शेर हो गया, चीता हो गया, लोमड़ी हो गई इत्यादि। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है, वो क्या है? सर्वाहारी। क्या दोस्तों? सर्वाहारी। सर्वाहारी जीव क्या होते हैं? जो सब चीज खाते हैं। क्या? जो सब चीज खाते हैं, जो साग सब्जी, फल फूल, मांस भी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? जो सब चीज का सेवन करते हैं, साग सब्जी, फल फूल, मांस, मीट, बकरा, सब मुर्गा का सबका सेवन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, इत्यादि। समझ में आ गया दोस्तों? इसके अंतर्गत मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गई, जैसे हम लोग भी हैं, तो कुछ आदमी मांस मीट का भी सेवन करते हैं, फल फूल सब्जी का भी सेवन करते हैं। फल फूल सब्जियों का तो ज़्यादातर लोग सेवन करते हैं। कुत्ता हो गया, ये हम कुत्ता पाले हैं तो ये हमारे घर का भी खाना खाता है, और बाहर कोई जानवर मर गया उसे भी खाता है। बिल्ली भी घर की खाना खाती है, दूध पीती है और चूहा का शिकार करती है। समझ में आया दोस्तों? पहले देख लीजिए शाकाहारी जीव क्या होते हैं? जो सिर्फ घास फूस और पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत गाय भैंस बकरी, और दूसरा क्या है? जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत शेर, चीता, लोमड़ी इत्यादि। और सर्वाहारी जीव जो साग सब्जी और मांस दोनों का सेवन करते हैं, उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई। समझ में आ गया दोस्तों? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम अगला बताते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को परपोषी पोषण पढ़ाया। परपोषी पोषण के अंतर्गत कितने पोषण होते हैं?
ये जान लीजिए आप लोग। परपोषी पोषण के अंतर्गत कितने पोषण होते हैं? जो इसमें पहला होता है वो होता है परजीवी पोषण। समझ में आया दोस्तों क्या होता है परजीवी पोषण? परजीवी पोषण क्या होता है? जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए जू हो गया, अमरबेल हो गया, जोंक हो गया। समझ में आया दोस्तों? जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। इसका उदाहरण है जू, अमरबेल, जोंक। समझ में आया दोस्तों? और दूसरा हमारा क्या है? मृतपोषी पोषण। जो सड़े गले पदार्थों से या सड़ी गली चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतपोषी पोषण। समझ में आया दोस्तों? इसके अंतर्गत जो होते हैं वो हमारे जीवाणु आते हैं। जीवाणु। मृतपोषी पोषण क्या होता है? जो सड़े गले चीजों से, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतपोषी पोषण कहते हैं। और तीसरा क्या है? प्राणी संपोषण। क्या? प्राणी संपोषण। समझ में आया दोस्तों? तीसरा हमारा है प्राणी संपोषण। इसके अंतर्गत कैसा पोषण होता है? इसके अंतर्गत पहले भोजन को निगलते हैं, भोजन को ली लेते हैं, उसके बाद अंदर पचता है, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। इसमें पहला अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर लेना, भोजन को निगलना, और उसके बाद पाचन होता है। उसके बाद भोजन का पाचन होता है, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है। इन्हें क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत मनुष्य, अमीबा, मनुष्य हमारे अंदर कौन सा पोषण होता है? प्राणी संपोषण। इसके अंतर्गत जो होता है भोजन को पहले ग्रहण करते हैं, उसके बाद भोजन पचता है, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है। प्राणी संपोषण के अंतर्गत मनुष्य आते हैं, मनुष्य में प्राणी संपोषण होता है, और अमीबा में भी प्राणी संपोषण होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, हमारा अगला जो टॉपिक है वह यह है कि पौधों में पोषण। क्या? हमारा जो अगला टॉपिक है वह है पौधों में पोषण। इसके अंतर्गत पहला जो है प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अति महत्वपूर्ण है। ये ज्यादातर हर साल आता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देना, बदल देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है? जैसे हमें खाना बनाने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है? हमें खाना बनाने के लिए सब्जी के साथ साथ आलू के साथ साथ प्याज, मर्चा, टमाटर, जीरा, तेल इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? इसमें जो होती है, पहला है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, दूसरा वाटर H2O, तीसरा क्लोरोफिल, पौधों की जो पत्तियां होती है वो किसके कारण हरी होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। और चौथा हमारा CO2। समझ में आया दोस्तों? CO2। यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ पर होती है? जैसे हम लोग भोजन कहाँ पर बनाते हैं? हम लोग भोजन
चूल्हे पर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? चूल्हे पर बनाते हैं, गैस पर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह पत्तियों में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? पत्तियों में होती है। कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। समझ में आया दोस्तों? इसका रिएक्शन लिखिए। देखिए दोस्तों, इसमें पहला प्रकाश संश्लेषण आप लोग को समझ में आया, देख लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, 6CO2 12H2O सनलाइट के प्रेजेंटी में, सनलाइट के उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12 O6 प्लस 6CO2 प्लस 64H2O। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया? पौधों में पोषण में पहला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल देना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने अवयव, कितने चीजों की आवश्यकता होती है? पहला है सनलाइट, दूसरा वाटर, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा CO2। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस स्थान पर होती है, किस जगह पर होती है? वह होता है पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है। इसका रिएक्शन देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। इसमें 6CO2 12H2O सनलाइट की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का, उसके बाद ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जल का। समझ में आया दोस्तों? क्या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारा अगला टॉपिक है अमीबा में पोषण। पौधों में पोषण में आप लोग को बता दिया। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है अमीबा में पोषण। किसमें? अमीबा में पोषण। जो अमीबा होती है वह एक कोश की जीव होती है। समझ में आया दोस्तों? जो अमीबा होती है वह एक कोश की जीव होती है और इसके अंतर्गत कौन सा पोषण होता है? प्राणी संपोषण। समझ में आया? अमीबा के अंतर्गत कौन सा पोषण होता है? प्राणी संपोषण। इसके कुछ स्टेप हैं। पहला है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वागीकरण, पांचवा है बहिःशोषण। बोर्ड में आप लोग को इसको बनाना जरूर है, इसका स्ट्रक्चर भी बनाना जरूर है। समझ में आया दोस्तों? अंतःग्रहण क्या है? वह है इसमें अगर मान लीजिए कोई भोजन बाहर रखा है, अमीबा जो होती है अपने कूट पादों की मदद से, अपने कूट पादों की मदद से इस भोजन को अंदर लाती है। समझ में आया दोस्तों? अंतःग्रहण का मतलब यही होता है अमीबा अपने कूट पादों से भोजन को अंदर लाती है, भोजन को अंदर लाती है। और पाचन क्या होता है? जब ये जो भोजन है, ये भोजन जब अंदर आ जाता है, यह भोजन जब अंदर आ जाता है तो पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा इस भोजन का पाचन होता है। अमीबा के अंदर विभिन्न एंजाइमों द्वारा इस भोजन का पाचन होता है। जब यह भोजन पच जाता है तो तीसरा स्टेप क्या है? अवशोषण। जब यह भोजन पच जाता है तो यह पूरे अमीबा में फैल जाता है, पूरे अमीबा में फैल जाता है। समझ में दोस्तों? यह भोजन पूरे अमीबा में फैल जाता है। अवशोषण का मतलब होता है यह भोजन पूरे अमीबा में फैल जाता है। और चौथा क्या है? स्वागीकरण। क्या? स्वागीकरण। जब यह फैल जाता है, ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। भोजन जब पच जाता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा हमें ये अमीबा को ऊर्जा मिल जाती है तो स्वागीकरण का मतलब होता है अमीबा जो होती है वो वृद्धि करने लगती है। स्वागीकरण का मतलब होता है जो अमीबा होती है वह वृद्धि करने लगती है। और जो हमारा पांचवा स्टेप है वह है बहिःशोषण। बहिःशोषण का मतलब होता है जब भोजन पच जाता है तो जो अपचित पदार्थ हैं, जो खराब पदार्थ हैं, जो अपचित पदार्थ हैं उसे शरीर से बाहर निकाल देता है अमीबा। समझ में आया दोस्तों? आइए एक बार फिर से सरल भाषा में देख लीजिए। हमारा टॉपिक है अमीबा में पोषण। अमीबा जो होती है वह एक कोश की जीव होती है।
उनमें जो पोषण होता है प्राणी संपोषण होता है। इसके अंतर्गत 5 स्टेप आते हैं। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वर्गीकरण और पांचवा बहिर्शोषण। अंतःग्रहण क्या होता है, जैसे कोई भोजन बाहर है और अमीबा है तो अमीबा अपने कूट पादों से इस भोजन को शरीर के अंदर लाता है। समझ में आया? जैसे हम अपने हाथों से भोजन को निगलते हैं, ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अमीबा अपने कूट पादों से भोजन को अंदर लाता है। दूसरा स्टेप है पाचन। हम लोग भोजन कर लेते हैं तो हमारा जो भोजन है अंदर चला जाता है तो पाचन होता है। ठीक उसी प्रकार से अमीबा के अंदर भी पाचन होता है, विभिन्न एंजाइमों द्वारा उस भोजन को पाचित करता है। और तीसरा स्टेप है अवशोषण। क्या? अवशोषण। जब यह भोजन पच जाता है, ऊर्जा का निर्माण हो जाती है, तो यह जो है पूरे शरीर में फैल जाता है, अमीबा के पूरे शरीर में फैल जाता है। और जो चौथा है वह है स्वर्गीकरण। जब हमें एनर्जी मिल जाती है, जब हमें ऊर्जा मिल जाती है तो जो अमीबा होती है वह वृद्धि करने लगती है। समझ में आया दोस्तों? स्वर्गीकरण का मतलब होता है जो अमीबा होती है यह वृद्धि करने लगती है। और पांचवा है बहिर्शोषण। क्या? बहिर्शोषण। बहिर्शोषण में होता है जो भोजन अपचित है, जो खराब पदार्थ हैं, जो पचने के बावजूद भी कुछ भोजन बच जाते हैं, जो खराब पदार्थ हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालना, उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाकर शेयर करें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।